हेलो डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कांता आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो हम कैंट की 12 ऑब्जर्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले पार्ट में पहले 4 ऑब्जर्वेशन की थी, 4th ऑब्जर्वेशन का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, बट उसमें जो मेन चीज़ रह गई थी बतानी वो यही रह गई थी कि आपका जो 4th ऑब्जर्वेशन होता है वो आपका 4th ऑब्जर्वेशन जो थी ना वो आपका हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जो होता है, ठीक है, उसको बताता है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, इसमें स्टेटमेंट में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे रिकवरी हो रही होती है पेशेंट की, नो एग्रावेशन बट रिकवरी ऑफ पेशेंट हो जाती है ना। तो कायदे से वैसे तो देखो एग्रावेशन होना चाहिए, होम्योपैथिक एग्रावेशन होना चाहिए, क्रोनिक केस में तो स्पेशली होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई एग्रावेशन होती नहीं, सिर्फ एम्ब्यूरेशन होती है और रिकवरी के पाथ पे पेशेंट चल पड़ता है। जहाँ पे आपको रिकवरी होती दिखती है वहाँ पे ही आप कह सकते हो कि क्योर हो गया है, क्योंकि हेल्थ का रिस्टोरेशन हो जाता है ना। तो 4th ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर बताया गया है। 3rd जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्विक है, शॉर्ट है, एग्रावेशन, फिर एम्ब्यूरेशन है। एम्ब्यूरेशन होना अलग है, रिकवरी होना या रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना अलग चीज़ है। क्योर अगर हम बोलते हैं तो क्योर में आपका हेल्थ रिस्टोर होता है एम्ब्यूरेशन के बाद, है ना। तो अच्छा फील कराना अलग है और टोटल आपकी हेल्थ भी रिस्टोर हो जाए तो उस चीज़ को रिकवरी बोलते हैं और वो आपको 4th ऑब्जर्वेशन में मिलता है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा उसमें मिस हो गया था। अब हम अपनी करेंगे 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट कहती है कि जो एम्लिरिएशन कम्स फर्स्ट देन द एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। तो एम्लिरिएशन पहले आ जाएगी, एम्लिरिएशन comes first, then comes the aggravation afterwards। तो ये तो उल्टा ही काम हो गया है ना, पहले आपका एग्रावेशन होना चाहिए था और यहाँ पे पहले आपका एम्ब्यूरेशन हो गया और उसके बाद पेशेंट कह रहा है ट्रीटमेंट लेने के बाद शुरू में तो कह रहा है जी बड़ा बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, बट एट द एंड ऑफ वीक या फिर एट द एंड ऑफ मंथ पेशेंट कहता है कि यार मेरी तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। अफोरिज्म आपके जो इसमें आएंगे वो कौन कौन से कवर करेगा ये ऑर्गेनिन के अफोरिज्म। तो इसमें ऑर्गेनिन का अफोरिज्म 256 आता है आपका, ठीक है। 256 अफोरिज्म में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि पहले आपको एम्ब्यूरेशन मिलता है, आराम मिलता है और उसके बाद आपको एग्रावेशन आनी शुरू होती है। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे, ये इसका ग्राफ है, ये हमारा प्लॉट है, ऊपर एम्ब्यूरेशन है ग्राफ में, नीचे एग्रावेशन है, यहाँ पे हमारी जो मेडिसिन का हम देख रहे हैं तो ये टाइम है और ये इंटेंसिटी होती है मेडिसिन की, इसके अगेंस्ट हमारा ग्राफ होता है। तो हमने जैसे अभी यहाँ पे अपनी मेडिसिन डाल दी, ठीक है। मेडिसिन डालने से क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि पहले आपको एम्ब्यूरेशन आता है, ये मेडिसिन है, पहले आया एम्ब्यूरेशन, सही काम हो गया है ना। ऑल ऑफ सडन क्या होता है, एग्रावेशन आना शुरू हो जाता है पेशेंट को, तो ये तो गलत गया है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका कि इन्फ्रेंस क्या बनेगा, जो रेमेडी आपने सिलेक्ट किया उसमें कोई एरर रहा होगा ज़रूर, है ना। तो यही हो सकता है इन्फ्रेंस, पहला कि रेमेडी जो सिलेक्ट किया वहाँ पे कोई एरर है आपको, रेमेडी सिलेक्टेड हैज़ एन एरर, कोई एरर तो है ही, कोई ना कोई कमी तो रखी है आपने। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि या तो जो रेमेडी है वो सुपरफिशियली काम कर रही थी आपकी, है ना, और हो सकता है कि एज अ पैलिएटिव काम किया उसने, पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपको आराम तो पड़ रहा है ना। तो जो रेमेडी है, रेमेडी में बी एक्टिंग सुपरफिशियली, ज़्यादा डीप तक नहीं गई होगी और जो आपको ऊपर ऊपर के सिम्टम्स दिख रहे थे उसको मे बी उसने क्योर कर दिया होगा। तो जो मोर अंदर ग्रीवियस सिम्टम्स है उसको उसने टच ही नहीं किया है, तो उसने सिर्फ आपका जो सरकमफ्रेंस है, अगर हम बोलते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस जानी चाहिए डिजीज़, है ना, तो मे बी जो सरकमफ्रेंस पे आपके सिम्टम्स है इसने उसको ठीक कर दिया और उसके बाद आपका कंडीशन जो ओरिजिनल अंदर की थी वो रिटर्न होने लग जाती है। तो मे बी की रेमेडी आपकी जो है वो सुपरफिशियली एक्ट कर रही थी, कह सकते हो कि पैलिएशन किया होगा इसने, पैलिएटिव रेमेडी रही होगी ये, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें।
अच्छा, इसके अलावा ये कह सकते हैं कि पेशेंट को कोई मे भी हो सकता है कोई इनक्योरेबल डिजीज़ हो, है ना, और जो हमने रेमेडी दी है वो उसके लिए कह सकते हो कि थोड़ी बहुत सूटेबल रही होगी क्योंकि उसने एज अ पैलिएटिव काम किया है ना। तो ये हो सकता है एक रीज़न कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो ही इनक्योरेबल है, पेशेंट्स कंडीशन इज इनक्योरेबल, और जो रेमेडी है हमारी वो मे बी सूटेबल है कहीं तक, एक हद तक रेमेडी मे बी सूटेबल टू सम एक्सटेंट, है ना, इसीलिए बाहर के सिम्टम्स हटा दिए इसने। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि उसने बाहर के सिम्टम्स ही हटा दिए, फिर एग्रावेशन आ गई है, यानी उसने उसका इनर जो है वो टच नहीं किया, या फिर जो उसकी अंदर की जो बीमारी है वो इनक्योरेबल है। तो इसमें प्रोग्नोसिस आपको कैसे मिलेंगे? प्रोग्नोसिस अच्छे नहीं मिलेंगे, इसमें अनफेवरेबल मिलेंगे, क्योंकि पहले तो पेशेंट अच्छा हो रहा है, पहले जैसे महीना है तो महीने के पहले 3 हफ्ते तो पेशेंट कहता है जी बड़ा सही फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट अगर चौथे हफ्ते में उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है तो ये तो गलत हुआ ना, तो आपका प्रोग्नोसिस होता है अनफेवरेबल। अब हमको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जो केस है उसको दोबारा से आप फ्रेश केस टेकिंग करें, और जो मोर सूटेबल रेमेडी है आप वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट टू डू, है ना, ये कह सकते हैं फ्रेश केस लो, वापस से रीटेकिंग करो, केस रीटेकिंग करो, रीटेक द केस एंड प्रिस्क्राइब अ मोर सूटेबल या फिर इसको मोर सिमिलर रेमेडी, जो केस के साथ सिमिलर हो, रेमेडी टू द केस, है ना, ये कर सकते हो आप 5th ऑब्जर्वेशन के अंदर। इसके बाद आती है हमारी 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन भी वैसे अच्छी ही है, कुल मिला के हम लोग जैसे कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसके बाद ये सारे जो हम ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे हैं ये रिएक्शंस होते हैं, उसके रिएक्शन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, होम्योपैथिक तरीके से भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम करेंगे अपनी 6th ऑब्जर्वेशन, है ना। 6th ऑब्जर्वेशन की स्टेटमेंट कहती है कि टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, क्या कहता है? टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, थोड़ी देरों के लिए आपको आराम मिलता है और उसके बाद वापस वही कंडीशन हो जाती है आपकी। तो हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स है। अफोरिज्म इसमें जो आपका आएगा वो आएगा 252। अफोरिज्म 252 में आपको ये सिम्टम देखने के लिए मिलेगा या फिर ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या, अभी ग्राफ देखते हैं इसका कैसा बनेगा। ये ड्यूरेशन हो गया, ये एग्रावेशन हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपने जैसे यहाँ पे मेडिसिन दे दी, ये आपकी मेडिसिन है, ठीक है। मेडिसिन देने के बाद क्या होता है कि पेशेंट को बहुत छोटा रिलीफ मिल रहा है ना, तो क्या होगा, ये बनेगा टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जैसे आपको रिलीफ होना शुरू हो गया है ना, ये अभी क्या होगी, ग्राफ तो ऊपर जा रहा है बट ये यहाँ पे आके ना आपका रिलीफ भी रुक जाता है, तो ये प्रॉब्लम देता है, हॉल्ट है ये आपका, है ना, कि यहाँ पे आपको ये लग रहा था कि चलो एग्रावेशन तो आ गई थी बट इसको अब एमेलियोरेशन भी लिमिटेड ही आ रही है। तो इस केस में आपका इन्फ्रेंस क्या हो सकता है कि मे बी जो पेशेंट है उसने कुछ ना कुछ हरकत ऐसी की होगी कि जो एक्शन ऑफ मेडिसिन है वो आपका रुक गया या स्पॉइल हो गया। कैसे, देखो, हम जब भी दवाई देते हैं पेशेंट को, प्रिस्क्रिप्शन के बाद हम एक एडवाइस देते हैं कि आप कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेंगे,
ड्रग्स नहीं लेंगे, कॉफ़ी टी का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर आप परफ्यूम्स वाले या केमिकल वाले एरिया में अपने मेडिसिन को नहीं रखेंगे। ये हिदायतें हम क्यों देते हैं? क्योंकि मेडिसिन बेसिकली कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड होता है, तो केमिकल इंटरेक्ट करते हैं, इफेक्ट को नलीफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो पेशेंट के अंदर कोई और सिम्टम्स भी आ सकते हैं, या कह सकते हो कि मेडिसिन का इफेक्ट नलीफाई हो गया, वो काम नहीं करती। क्या पता पेशेंट ने ड्रिंक कर रखा हो, ड्रिंक करता हो, है ना, ड्रग्स लेता हो, या उसने अमोनिया के कोई फ्यूम्स सूंघे हो, कुछ भी ऐसा उसने किया, कैम्फर के साथ अपनी दवाइयाँ रख दी हो, एलमीरा में परफ्यूम्स के साथ रख दी हो, तो वो कह सकते हो वो एक कारण हो सकता है कि जो सिम्टम्स है उनमें रिलीफ बहुत छोटे टाइम के लिए आता है। तो पहली चीज़ ये हो सकती है कि मे बी पेशेंट ने कोई मिसहैंडलिंग की है, मे बी पेशेंट हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। इन अनइंटेंशनली भी किया हो इसने, क्या पता, है ना, और इंटेंशनली भी कर दिया हो, समथिंग रॉन्ग टू स्पॉइल द एक्शन ऑफ मेडिसिन। एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर ये केस नहीं है कि भाई ठीक है, पेशेंट कह रहा है जी मैंने तो सारा अपना हिसाब से जैसे आपने बताया था दवाइयों को वैसे ही रखा है, फिर भी मेरे साथ ये कंडीशन हो गई है, तो क्या हो सकता है इस केस में आपकी दो चीज़ें और बन सकती है। देखो, अगर एक्यूट केस है और क्रोनिक केस है तो दूसरी पॉसिबिलिटी, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी में हम लोग लेते हैं कि अगर हम एक्यूट केस की बात कर रहे हैं, है ना, इफ़ दिस इज़ नॉट द केस कि पेशेंट ने कुछ गड़बड़ नहीं की है, इफ़ पेशेंट हैज़ नॉट डन एनीथिंग, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक्यूट केस में कह सकते हो कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ऑर्गन की, है ना, एंड वो जो आपका प्रोसेस है ट्रीटमेंट का वो उसके साथ इंटरफेयर कर रहा होगा, तो यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है, कंडीशन होगी विच इंटरफेयर्स, या फिर कह सकते हो थ्रेटन्स द प्रोसेस, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ गई हो, है ना, तो हाई ग्रेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो, भाई कोई फीवर आ रहा हो, कुछ भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ऑर्गन्स की, तो वो इस प्रोसेस को, जो भी हमारा प्रोसेस है उसके लिए खतरा बन सकता है। क्रोनिक केस में क्या हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ गया होगा मे बी, है ना, तो क्रोनिक केस में क्या कह सकते हो कि क्रोनिक केस में मे बी अंदर ही कोई स्ट्रक्चरल चेंज है, चेंज हैज़ अकर, इस वजह से आप कह सकते हो कि शॉर्ट रिलीफ आपको मिला है सिम्टम्स का, है ना। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो प्रोग्नोसिस क्या होंगे, प्रोग्नोसिस इस केस में अगर यहाँ पे तो कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई होगी समझ लो आपके ऑर्गन की, है ना, तो ये बाद में ठीक हो भी जाएगा। क्रोनिक केस में अगर स्ट्रक्चरल चेंज आ गया तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो प्रोग्नोसिस क्या बनेंगे आपके, प्रोग्नोसिस बनेंगे वेरी बैड, अच्छी चीज़ नहीं है ये, है ना, प्रोग्नोसिस वेरी बैड, पुअर प्रोग्नोसिस है, अनफेवरेबल लिख सकते हैं, वेरी बैड, या फिर पुअर कह सकते हो इन केस ऑफ क्रोनिक केसेस में, है ना। इसके बाद आती है हमारी सेवेंथ ऑब्जर्वेशन। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा आपको, अच्छा ठीक है, हमें करना क्या है इसमें, ये भी तो ज़रूरी है ना, अभी प्रोग्नोसिस की बात कर ली, देन व्हाट टू डू। क्या करेंगे जी ऐसे केस में हम लोग, अगर एक्यूट केस है तो मेडिसिन ने क्या किया है, जो भी हमने मेडिसिन दी है हम उसको रिपीट करेंगे बार बार, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि एक बहुत सिलेक्टेड सी जो रेमेडी है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो एक्यूट केस में क्या करोगे आप लोग, या तो रिपीटेशन कर दोगे, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ रेमेडी कर सकते हो, या फिर
सुइटेबल रेमेडी सिलेक्ट कर सकते हो उसके लिए। ये कर सकते हो आप एक्यूट केस के अंदर। क्रोनिक केस में क्या कर सकते हो कि भाई अगर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है ऑफ द मेडिसिन, है ना, मेडिसिन की वजह से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो मोर सिमिलर रेमेडी जो है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सेम काम कर सकते हो क्रोनिक केस में भी कि जो सिमिलर रेमेडी है आप उसको सिलेक्ट करो और पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दो। ठीक है, फिर आती है हमारी 7th ऑब्जर्वेशन। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन क्या कहेगी? ओके, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन कहती है फुल टाइम एम्लियोरेशन ऑफ द सिम्टम्स येट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। फुल टाइम एम्लियोरेशन of the symptoms yet no special relief। कह रहा कि आपको ना एम्लियोरेशन तो मिल गया, यानी सुधार तो हो गया, अभी जो भी प्रॉब्लम थी वो तो ठीक होगी, बट मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है पेशेंट को, है ना। तो पेशेंट कहता है कि आराम नहीं पड़ा, बट दिक्कत तो चली गई बट वो आराम नहीं पड़ा। तो ये अफॉरिज्म कौन सा कवर करती है? ये वाली स्टेटमेंट 279 आपका कवर करती है। ठीक है, ये कहती है आपकी 7th वाली जो है ऑब्जर्वेशन, है ना। तो इसमें होगा क्या, ग्राफ देखिए इसका, है ना, ये आपका एम्लियोरेशन है, ये आपका एग्रावेशन है। अब आप कह रहे हो कि जैसे आपको यहाँ पे मेडिसिन दी है, ये मेडिसिन हमने दे दी, एम्लियोरेशन है तो सही, है ना, बट आराम नहीं पड़ रहा। लो, एम्लियोरेशन होके भी उसको आराम नहीं पड़ रहा है, तो इस केस में हो क्या सकता है कि कोई लेटेंट कंडीशन हो सकती है प्रेजेंट। इन्फरेंस क्या मिलेगा? ये हो सकता है कि कोई लेटेंट कंडीशन प्रेजेंट रही हो, है ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंडीशन हो गई हो उसमें। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि जो भी आपकी इम्प्रूवमेंट होनी है एक लेवल तक तो वो करा देती है, बट एक टाइम के बाद वो ना उसको सपोर्ट नहीं करती उस चीज़ को। यानी कि कह सकते हो कि ठीक है, अंदर मेरे कोई ऐसी दिक्कत है, ऐसी कोई बीमारी है, इनक्योरेबल डिजीज़ है जो एक लिमिट तक मेरे को इम्प्रूव करने देती है, बट एक टाइम के बाद नहीं करने देती है, तो हम जड़ से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई अंदर छुपी हुई बीमारी है सॉरी, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? द लेटेंट कंडीशन the latent condition of organ, है ना, कह सकते हो, prevents the improvement to certain extent, है ना, एक लिमिट तक ही सिर्फ उसको ठीक होने देता है। अंदर कोई लेटेंट कंडीशन ऐसी है तो वो मेडिसिन के एक्शन के साथ आपका इंटरफेयर करती है, और जो रेमेडी है वो फेवरेबली एक्ट कर भी रही हो, मे भी हमारी रेमेडी जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही हो, बट जो पेशेंट है वो क्योर नहीं हो रहा और कभी क्योर हो भी नहीं सकता। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी रेमेडी अच्छी है, सही है, तो रेमेडी मे बी acting
फेवरेबली, बट द पेशेंट इज इनक्योरेबल। अभी उस केस में क्या करोगे अगर पेशेंट इनक्योरेबल है ना? तो ये कैसा हो सकता है, जैसे समझ लो आपके पास एक किडनी है ना, और आपको उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है एक किडनी को हम ठीक करते हैं तो दूसरी वाली किडनी काम कर लेगी, बट किडनी ही एक है, आपका एक अंदर लेटेंट कंडीशन ये होगी, एक प्रॉब्लम ये होगी ना कि पास चीज़ ही एक है तो दूसरी है ही नहीं, वो चीज़ काम कैसे करेगी? या फिर कह सकते हो आपने ट्रीटमेंट किया हो पेशेंट को के अंदर फाइब्रोटिक कंडीशन आ गई हो लंग की, तो वो एक जो बाहर के सिम्टम्स है उनको ठीक कर देगा, बट जो अंदर छुपी हुई बीमारी है वो उसके बाद पेशेंट आप क्योर नहीं कर पाते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट को शुरुआत में ले तो लेते हो, बट उसकी कोई ऐसी इनक्योरेबल डिजीज़ होती है जिसका इलाज हमारे पास या किसी के पास भी नहीं होता है, वो छुपी हुई भी होती है कई बार, है ना। तो यहाँ पे छुपी हुई है, हमको पता ही नहीं क्या दिक्कत है, तो एक एक्सटेंट तक तो कहता है कि पेशेंट इंप्रूव कर गया। कैंसर के केसेस में ज़्यादातर ऐसा होता है, तो कह सकते हो कि आप पैलिएशन हो जाता है यहाँ पे, है ना। ऐसे केसेस में वैसे कहा जाए तो पैलिएशन ही होता है। तो जो पेशेंट होता है ऐसे केस में वो एक लिमिट तक ही ठीक होता है आपका। तो प्रोग्नोसिस कैसा होगा इसका, कायदे से अगर आप सुनोगे तो देखोगे तो प्रोग्नोसिस इसका बैड कहलाएगा, क्योंकि पेशेंट जो है वो एक लिमिट तक ही ठीक हो रहा है ना, या अनफेवरेबल। ये है केस आपका, ठीक है। तो ये है कि पेशेंट आपका एक लिमिट तक ही ठीक हो रहा है, और रिमार्क्स क्या सीखती क्या हो कि इस केस में आपको क्या मिला होगा, पैलिएशन मिला होगा, है ना, पैलिएशन मिला आपको कि ठीक है, ऊपर ऊपर के जो सिम्टम्स आप उनको ठीक कर सकते हो, इससे फालतू पेशेंट का जो अंदर का जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रहा है आपसे, है ना। तो ये है आपका 7th ऑब्जर्वेशन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है आपकी 8th ऑब्जर्वेशन। एट्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, बड़ी मज़ेदार ऑब्जर्वेशन है वैसे। एट्थ ऑब्जर्वेशन आपकी कहती है सम पेशेंट प्रूव्स एवरी रेमेडी दे गेट। क्या समझे इस चीज़ से, सम पेशेंट्स प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट। मतलब सोचो यार, जो डॉक्टर है वो क्या ही तो दवाई देगा, जो दवाई देगा रैंडमली कुछ भी दे देगा, उसको सब लगेगी और वो सबके प्रूव करने पे तुल जाएगा, सबके सिम्टम्स दिखाने लग जाएगा। और ये चीज़ होती है हमारी इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी आपने 117 अफोरिज्म में पढ़ी है सॉरी। तो ये है दिक्कत इनके साथ। तो इसमें तो आप पेशेंट को कुछ भी दे लो, उसको कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है आपको करके, है ना। तो जैसे इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, जैसे ये आपने तीन आपकी जैसे कि रेमेडी है ना, ये R1 R2 R3 आपने 3 रेमेडी दे के देख ली अपने पेशेंट को। इसके भी लक्षण दिखा देगा, इसके भी दिखा देगा और इसके भी दिखा देगा। इसका खत्म हुआ, आपने दूसरी दी तो दूसरी के लक्षण दिखाने लगे। और लक्षण क्या मतलब है कि होम्योपैथिक प्रूविंग करने लग जाता है ये, है ना, जैसे प्रूविंग में सिम्टम्स आते हैं। तो इस केस में क्या हुआ होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, इन्फ्रेंस ये है कि हो सकता है आपने केस के शुरुआत में ही जो पेशेंट है आपका वो ओवर सेंसिटिव होगा और आपने उसको हाइपोटेंसी दे दी होगी, है ना। इन्फ्रेंस मेरे हिसाब से तो ये हाइपोटेंसी दी गई है ओवर सेंसिटिव पेशेंट को। तो उस वजह से जो आपके इडियोसिंक्रेटिक या ओवर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं हमेशा हाइपोटेंसीज को प्रूव करते हैं। तो पहला इन्फ्रेंस आपका क्या बनेगा इसमें, क्योंकि आपने हाइपोटेंसी दी है तो जो पेशेंट जो है उसको कोई इडियोसिंक्रेसी है हर चीज़ के लिए, यानी ओवर सेंसिटिव है। सो द पेशेंट हैज़ इडियोसिंक्रेसी टू एवरीथिंग। कुछ भी दे दो आप उसको दवाई, वो इसी को प्रूव करने लग जाएगा या रिएक्ट करने लग जाएगी उसकी बॉडी। दूसरा ये कह सकते हो आप कि ये जो ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं ये ऑफन कह सकते हो आप क्योरेबल होते हैं वैसे तो, ठीक है। आप दवाई देना बंद कर दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। सो दिस ओवर सेंसिटिव
पेशेंट्स आर क्योरेबल, बस थोड़े से ओवर सेंसिटिव है ना, तो आप इनकी रेमेडी प्रॉपर सिलेक्ट करके दे सकते हो, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, हर मेडिसिन के लिए इनका एक रिस्पॉन्स है, तो ये हो सकता है इस केस में इन्फ्रेंस। तो अभी आपको करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि आपने हाइपोटेंसी दे रखी है, तो व्हाट टू डू, आप जो ये इतनी हाइपोटेंसी दे रहे हो इसको घटाओ, चाहे एक्यूट केस है चाहे क्रोनिक केस है, दोनों में आपको पोटेंसी जो होती है वो क्या करनी चाहिए, वो आपको कम यूज़ करनी चाहिए। ऐसा अगर कोई पेशेंट आपको लगता है कि भाई आपकी जो प्रूविंग करने लग जाता है हर सिम्टम को, तो आप क्या कर सकते हो कि एक्यूट डिजीज़ के केस में आप इसको 30 या फिर कह सकते हो 200 पोटेंसी देंगे, ठीक है, इन एक्यूट केस। क्रोनिक में भी आप यही करेंगे, 30, 200 या 500 पोटेंसी जो होती है वो देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो उस केस में पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और जो इसके प्रोग्नोसिस है वो क्या होंगे, वैसे प्रोग्नोसिस अच्छे नहीं होते ऐसे केसेस में, क्योंकि आप उसको कुछ भी दे रहे हो तो ट्रू पिक्चर तो आपको मिलेगी नहीं एक्चुअल में डिजीज़ की क्या है क्या नहीं है, तो इसके प्रोग्नोसिस बैड होंगे या कह सकते हो अनफेवरेबल होंगे। है ना, ये होंगे इसके प्रोग्नोसिस। तो जो ये ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं वैसे अगर आप देखोगे तो ये गुड प्रूवर्स हो सकते हैं, है ना। तो रिमार्क्स आपको क्या मिलेगा इससे, या फिर आप क्या सीखते हो कि ये जो ओवर सेंसिटिव पेशेंट है आप इनको वैसे प्रूविंग के लिए यूज़ कर सकते हो। दीज ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स आर, या इडियोसिंक्रेटिव पेशेंट्स आर गुड प्रूवर्स। in case of hypotensies। ये इससे आप फ़ायदा ले सकते हो एक, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, कैंट की 12 ऑब्जर्वेशन का हमने 8 ऑब्जर्वेशंस कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो 4 ऑब्जर्वेशन बचती हैं उनको कवर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए।